हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत कॉलेज स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे यूजीसी एनटी का जेआरएफ नेट का यूनिट 10। ये इसका लेक्चर नंबर 3 है। 2 लेक्चर्स पहले बन चुके हैं और 2 मॉक टेस्ट भी हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं टॉपिक स्वतंत्रता के पश्चात भारत में उच्च शिक्षा और शोध का उद्भव। इसमें हम बहुत सारे आयोग पढ़ेंगे कि वो कब बनाए गए थे और उनका क्या उद्देश्य था। पहला है राधाकृष्णन आयोग जो 1948 में बनाया गया था। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952, भावात्मक एकता समिति 1961, कोठारी शिक्षा आयोग 1964 से लेकर 66 तक, सैम पित्रोदा समिति 2006, त्रिभाषीय सूत्र 10+2+3 शिक्षा नीति, आचार्य राममूर्ति समिति 1990, गणना समिति 1993 और लिंगदो समिति 2006। ठीक है, तो एक एक करके इसको स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है स्वतंत्रता के पश्चात भारत में उच्च शिक्षा और शोध का उद्भव, मीन्स डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा के विकास एवं सुधार के लिए सरकार ने कई प्रकार की समितियों एवं गठनों का आयोगों का गठन किया तथा इन्हीं समितियों एवं आयोगों की सिफारिशों ने भारत में उच्च शिक्षा और अनुसंधान के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इनका विवरण निम्न प्रकार से है। पहला है राधाकृष्णन आयोग 1948। विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट देने के लिए नवंबर 1948 में सरकार ने डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की थी। आयोग ने अगस्त 1949 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की जो कि निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो सबसे पहला था स्वतंत्रता पश्चात के बाद राधाकृष्णन आयोग 1948। इसमें नवंबर 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की गई थी और इसकी सिफारिशें निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विश्वविद्यालय पूर्व 12 वर्ष का अध्ययन होना चाहिए। जैसे हम 12वीं तक पढ़ते हैं, ठीक है, तो 10+2 हो जाता है। तो विश्वविद्यालय से पूर्व 12 वर्षों तक का अध्ययन करना होगा, तभी विश्वविद्यालय में एडमिशन मिलेगा। सेकंड है, विश्वविद्यालय में परीक्षा दिवस के अतिरिक्त कम से कम 180 दिन पढ़ाई होनी चाहिए, जो 11-11 सप्ताह के 3 सत्रों में विभाजित होनी चाहिए। तो जो परीक्षाएं देनी हैं उनके अतिरिक्त 180 दिन विश्वविद्यालय में रेगुलरली पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, और किस तरह से 11-11 हफ्तों के 3 सत्रों में विभाजित होना चाहिए। उच्च शिक्षा के 3 मुख्य उद्देश्य होने चाहिए: सामान्य शिक्षा, संस्कारी शिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि उच्च शिक्षा के 3 उद्देश्य कौन से हैं, होने चाहिए। ये हैं 3: सामान्य शिक्षा, संस्कारी शिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा। और ये किस आयोग की सिफारिश थी? तो ये थी राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश। ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर और क्या कहा गया था इसमें? प्रशासनिक सेवाओं के लिए विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि आवश्यक नहीं होनी चाहिए। देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सेवाएं दे दी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की जो सेवाएं हैं उसके लिए जो विश्वविद्यालय है उसकी ग्रेजुएशन की उपाधि आवश्यक नहीं है। इससे पहले भी प्रशासनिक सेवाओं में जाया जा सकता है। नेक्स्ट है, सभी विश्वविद्यालय के स्तर एक समान किए जाएं और ऊंचे उठाए जाएं। तो सबको जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सब इक्वल मानी जानी चाहिए और उनके जो लेवल हैं थोड़े से अप होने चाहिए, अच्छा लेवल होना चाहिए उनका। शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की वेतन में वृद्धि की जाए। तो अगर होगा कि स्वतंत्रता के बाद किस आयोग ने विश्वविद्यालय के अध्यापकों की वेतन में वृद्धि का प्रावधान रखा था? वो था राधाकृष्णन आयोग 1948। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाया जाए जो देश में विश्वविद्यालय शिक्षा की देखरेख कर सके। तो एक अनुदान आयोग भी होना चाहिए विश्वविद्यालय का, जो भी विश्वविद्यालय हैं देश में उनकी शिक्षा की देखरेख कर सके। ठीक है, इसमें अनुदान राशि होनी चाहिए, अनुदान आयोग बनाया जाना चाहिए। राधाकृष्णन आयोग की अनुशंसा पर वर्ष 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, तो जिसमें संसद के अधिनियम के तहत स्वायत्तपूर्ण बना दिया गया। तो इसे संसद के अधिनियम के तहत स्वायत्तपूर्ण बना दिया गया था किसे? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को, या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, जिसके तहत आपकी यूजीसी नेट की परीक्षाएं हो रही हैं। तो यूजीसी ग्रांट कमीशन मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, तो इसको एक स्वायत्तपूर्ण बॉडी बना दिया गया था। इसको अपनी स्वतंत्रता थी और वो क्या करता था? विश्वविद्यालय शिक्षा की देखरेख किया करता था और करता है। ठीक है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या है? यूजीसी है। तो इसमें से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। राधाकृष्णन आयोग 1948 में से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्वतंत्रता के बाद पहला आयोग यही था। तो
तो इसकी हर चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट हो गया माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952। वर्ष 1952 में माध्यमिक शिक्षा के ढांचे में सुधार के लिए सरकार ने डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की थी। इस आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित हैं। नंबर 1, 3 वर्ष माध्यमिक और 4 वर्ष की उच्च शिक्षा जरूर होनी चाहिए। फिर है बहुउद्देशीय स्कूलों और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों की भी स्थापना की जानी चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स की भी स्थापना होनी चाहिए। थर्ड है वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद्धति को अपनाया जाना चाहिए और संख्यात्मक अंक देने के स्थान पर सांकेतिक अंक दिए जाएं। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ प्रशिक्षण प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। किसने कहा था? माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 में कहा गया था। इसमें था कि एमसीक्यू की फॉर्म में होनी चाहिए परीक्षाएं और नंबर देने की बजाय ग्रेड्स होने चाहिए, सांकेतिक अंक दिए जाने चाहिए। ठीक है, उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में गणित, सामान्य ज्ञान, कला एवं संगीत अनिवार्य हो जाना चाहिए। ठीक है, हायर जो माध्यमिक स्तर हैं उसमें शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक तो मैथ्स होना चाहिए, जनरल नॉलेज होनी चाहिए और संगीत और कला, आर्ट एंड म्यूज़िक भी होना चाहिए। ये अनिवार्य बना देना चाहिए। ये कहा गया था माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 में। नेक्स्ट है भावात्मक एकता समिति। 1961 में इसका गठन हुआ था। वर्ष 1961 में सरकार ने देश के भावात्मक एकता को बढ़ाने के लिए डॉक्टर संपूर्णानंद की अध्यक्षता में भावनात्मक एकता समिति का गठन किया। इस समिति ने छात्रों के शैक्षिक कार्यक्रमों का अध्ययन करने के बाद उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की अनुशंसा की। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे छात्रों को ज़्यादा प्रमोट किया गया था 1961 में। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर संपूर्णानंद की अध्यक्षता में। कौन सी समिति बनाई गई थी? भावनात्मक एकता समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने क्या अनुशंसा की थी? इन्होंने कहा था कि छात्रों के शैक्षिक कार्यक्रमों का अध्ययन करने के बाद उसकी भागीदारी सुनिश्चित करने की अनुशंसा की थी। भावनात्मक एकता समिति, इसको भी आप लाइटली मत लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट आयोग है कोठारी शिक्षा आयोग। 1964 से लेकर 66 तक के बीच में इसकी स्थापना हुई थी। सरकार ने जुलाई 1964 में डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में सरकार को शिक्षा के सभी पक्षों एवं प्रक्रमों के विषय में राष्ट्रीय नमूनों की रूपरेखा, साधारण सिद्धांत तथा नीतियों की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक आयोग का गठन किया था। आयोग के अनुसार शिक्षा तथा अनुसंधान दोनों ही देश की समस्त आर्थिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक विकास एवं प्रगति के लिए निर्णायक है। इसमें वर्तमान शिक्षा पद्धति की कठोरता की आलोचना की गई और शिक्षा नीति के लचीलेपन की आवश्यकता पर बल दिया गया जो परिस्थिति के अनुकूल हो। आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित हैं। तो आयोग की सिफारिशें पढ़ने से पहले इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। इसमें कहा गया था कि इसमें क्या हुआ था? सरकार ने जुलाई 1964 में किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा के सभी पक्षों तथा प्रक्रमों के विषय में राष्ट्रीय नमूनों की रूपरेखा, साधारण सिद्धांत एवं नीतियों की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय नमूनों की रूपरेखा, साधारण सिद्धांत या नीतियों की रूपरेखा तैयार करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो वो था कोठारी शिक्षा आयोग। कब किया गया था कोठारी शिक्षा आयोग का गठन? 1964 से 66 के बीच में। तो पर्टिकुलरली जुलाई 1964 में एक गठन किया गया था जो ये 2 साल तक रहा था। आयोग के अनुसार शिक्षा तथा अनुसंधान दोनों ही देश की समस्त आर्थिक, सांस्कृतिक तथा आत्मिक विकास एवं प्रगति के निर्णायक हैं। क्या क्या कहा गया था? कि शिक्षा भी और अनुसंधान भी, मतलब एजुकेशन के साथ रिसर्च, ये दोनों ही देश की आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकली, सांस्कृतिक मतलब कल्चर तथा आत्मिक विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रगति के लिए निर्णायक हैं। तो दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। क्या क्या? शिक्षा और अनुसंधान दोनों जरूरी हैं। ये किसने कहा था? कोठारी शिक्षा आयोग में कहा गया था और इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। ठीक है, क्वेश्चन को बार बार रिपीट इसलिए किया जा रहा है जिससे कि आपके माइंड में फीड हो सके। इसमें क्या कहा गया था? किसकी आलोचना की गई थी? इसमें वर्तमान शिक्षा पद्धति की कठोरता से आलोचना की गई थी कि जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है वो इतनी बेटर नहीं है। उसमें सिर्फ लोग नंबरों की दौड़ में भाग रहे हैं या उससे कोई खास बेनिफिट नहीं होता। हम डिग्रीज ले लेते हैं लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसकी कठोरता से आलोचना किसमें की गई थी? कोठारी शिक्षा आयोग में, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। फिर है और क्या कहा गया था इसमें? शिक्षा नीति में लचीलेपन की आवश्यकता है। किस पर बल दिया गया था? शिक्षा नीति के में लचीलेपन पर। और आलोचना किसकी की गई थी? वर्तमान शिक्षा पद्धति की।
तो शिक्षा नीति में लचीलेपन की आवश्यकता है जो कि परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल है, क्योंकि जब परिस्थितियां बदलती हैं तो शिक्षा नीति में भी लचीलापन होना चाहिए, वो चेंज किया जाना चाहिए टाइम टू टाइम। आयोग की सिफारिशें क्या क्या हैं? पहली सिफारिश थी शिक्षा के सभी स्तरों पर सामान्य शिक्षा के अनिवार्य अंग के रूप में समाज सेवा और कार्य अनुभव एवं उत्पादन अनुभव आदि को सम्मिलित किया जाना चाहिए। कि जो जनरल एक एजुकेशन होती है उसमें कंपल्सरी इसमें समाज सेवा को भी और कार्य के अनुभव को भी, ठीक है, जो प्रोजेक्ट वर्क होता है, कार्य अनुभव होता है, और उत्पादन अनुभव को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। बस ऐसे ही पढ़ाते नहीं जाना चाहिए, थोड़ी चीज़ें इसमें बहुत अनिवार्य रूप से लेनी चाहिए। कौन कौन सी? समाज सेवा, कार्य अनुभव और उत्पादन अनुभव। दूसरी सिफारिश थी इसकी नैतिक शिक्षा तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करने पर बल दिया जाना चाहिए। लोगों को मोरल वैल्यूज़ भी देनी चाहिए, मोरल एजुकेशन देनी चाहिए, और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना भी होनी चाहिए कि अगर वो समाज में एक देश में रहकर नागरिक हैं या कहीं पर भी जाते हैं, वहाँ के रेजिडेंट होते हैं, तो उनमें सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए। उनका भी कुछ उत्तरदायित्व बनता है समाज के प्रति, ये बचपन से ही उनको सिखाया जाना चाहिए। फिर है माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाया जाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा है ना, उसको सिर्फ ऐसे ही रटाने वाला काम नहीं होना चाहिए, उसे व्यावसायिक रूप भी देना चाहिए जिससे कि लोगों की, बच्चों की स्किल डेवलप हों। उन्नत अध्ययन केंद्रों को अधिक सुदृढ़ बनाया जाए और बड़े विश्वविद्यालयों में एक छोटी सी संस्था ऐसी बनाई जाए जो उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने का उद्देश्य रखे। ठीक है, जो उन्नत अध्ययन केंद्र हैं उनको एक अच्छा मतलब उनका स्ट्रक्चर बनाया जाए, और बड़े विश्वविद्यालय हैं उसमें एक छोटी सी संस्था ऐसी होनी चाहिए जो उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने का उद्देश्य रखे। हायर इंटरनेशनल जो वैल्यूज़ होती हैं, जो मानक हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनको प्राप्त करने का उद्देश्य उन पर होना चाहिए। फिर है विद्यालयों के लिए अध्यापकों के प्रशिक्षण तथा श्रेणी पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। कि जो स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं ना, उनको भी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देनी चाहिए, और उनकी जो श्रेणी है उस पर विशेष बल देना चाहिए। भाई अपर श्रेणी और ऐसी कि शिक्षकों को प्रशिक्षण दे और जिस हिसाब से वो पढ़ाते हैं उस हिसाब से श्रेणी पर उन पर बल दिया जाए। फिर है शिक्षा के पुनर्निर्माण में कृषि में अनुसंधान तथा इससे संबंधित विज्ञानों को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आता है एक कि कृषि में अनुसंधान, शिक्षा के पुनर्निर्माण और में कृषि तथा इससे संबंधित विज्ञानों की उच्च प्राथमिकता किस आयोग में इसकी अनुशंसा की गई थी? वो की गई थी कोठारी शिक्षा आयोग 1964 से 66 में। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन लास्ट ईयर में आया हुआ है, तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। कोठारी शिक्षा आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको टॉपिक को पढ़ लेना, वन लाइनर क्वेश्चन में इसको कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है त्रिभाषीय सूत्र। वर्ष 1966 में प्रकाशित कोठारी आयोग की सिफारिश के आधार पर 1968 में भारत सरकार ने त्रिभाषा सूत्र की घोषणा की। क्योंकि कोठारी आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इसमें अच्छी अच्छी बातों की अनुशंसा की गई थी, तो उसी के आधार पर 1968 में, यानी कि कोठारी आयोग के 2 साल बाद 1968 में भारत सरकार ने त्रिभाषा सूत्र की घोषणा की। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, त्रिभाषा सूत्र की घोषणा कब हुई? वही 1968 में। किसकी सिफारिश के आधार पर हुई थी ये इसकी घोषणा? वही थी कोठारी आयोग की सिफारिश के आधार पर। त्रिभाषा सूत्र में हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और आधुनिक भारतीय भाषा सामान्यतः दक्षिणी भाषाओं में से कोई एक, और गैर हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी, हिंदी और एक क्षेत्रीय भाषा शिक्षण की भाषा की सिफारिश की गई। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहा गया था इसमें कि त्रिभाषा, 3 भाषा, त्रिभाषा मतलब 3 भाषा होनी चाहिए। अगर हिंदी राज्य हैं जैसे नॉर्थ की साइड पर, तो हिंदी, अंग्रेजी और आधुनिक भारतीय भाषा, जैसे कि कोई एक साउथ की कोई एक भाषा ले लो, तो हिंदी भाषा राज्य में तो 3 भाषाएं होंगी। कौन सी? एक हिंदी, एक अंग्रेजी और तीसरी दक्षिण की कोई एक भाषा। नॉर्मली, हमेशा नहीं, सामान्यतः लिखा है, तो ज़्यादातर साउथ की एक भाषा इसमें होनी चाहिए। और जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र हैं जैसे साउथ वगैरह, ठीक है, वो हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है, उसमें अंग्रेजी, हिंदी और एक क्षेत्रीय भाषा शिक्षण की सिफारिश की गई है। कि देखो हिंदी, इंग्लिश इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया। और जो गैर हिंदी राज्य हैं उन्होंने कहा था कि उसमें एक जो भाषा होगी वो दक्षिण की भाषा होगी। ठीक है, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी तो एक हो ही गई, और जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उसमें हिंदी, इंग्लिश के अलावा एक वहीं की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, मतलब हम साउथ की बात करते हैं तो साउथ में एक क्षेत्रीय भाषा वहीं की हो गई। तो एक तरह से दक्षिणी भाषा सभी लोगों ने सीख ली, और हिंदी, इंग्लिश भी सभी लोगों ने सीख ली। इसको डिटेल में आप एक बार फिर से पढ़ के देखिएगा, आपको ये बात समझ में आ जाएगी जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि क्या है। अगर एक बार फिर से देख लेते हैं,
हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी, अंग्रेजी और सामान्यतः दक्षिण की एक भाषा ले ली गई। ठीक है, तो 3 भाषाएं आ गई, सबको एक जैसा हो गया सबके लिए। और जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, जैसे साउथ वगैरह में नॉर्मली हिंदी नहीं बोली जाती है, तो वहाँ पे हिंदी, अंग्रेजी ले लो और एक वहीं की क्षेत्रीय भाषा ले लो। अब साउथ के लोग हैं तो वो साउथ की, दक्षिण की भाषा ही बोलेंगे। तो देखा जाए तो पूरे देश में 3 भाषा जो हैं वो सभी लोगों को आ जाएंगी। नेक्स्ट है 10+2+3 शिक्षा पद्धति। तो 1972 में, ठीक है, 68 के बाद सीधा ये 72 में ये आया है। 1972 में 10+2+3 शिक्षा पद्धति को शिक्षा सचिव और सार्वजनिक निर्देशकों के सम्मेलन में अपनाया गया था। तो 10+2+3 शिक्षा पद्धति को कब अपनाया गया था? 1972 में अपनाया गया था। और कौन से सम्मेलन में अपनाया गया था? वो शिक्षा सचिव और सार्वजनिक निर्देशकों के सम्मेलन में अपनाया गया था। कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हर चीज़ को ध्यान से समझिएगा, किसी भी बात को लाइटली मत लीजिएगा। ठीक है, इसके कुछ ही दिनों बाद शिक्षा और सामाजिक कल्याण मंत्रालय ने इस पद्धति को लागू करने के विषय में सुझाव देने के लिए डॉक्टर DP शुक्ला की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। तो अगर ये आता है कि राष्ट्रीय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो डॉक्टर DP शुक्ला की अध्यक्षता में किया गया। अगर ये पूछा जाता है डॉक्टर DP शुक्ला की अध्यक्षता में राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया था, वो किस पर आधारित थी? वो 10+2+3 शिक्षा पद्धति पर आधारित थी। तो ये ध्यान रख लीजिए, 2-3 बातें याद रख लो। 10+2+3 शिक्षा पद्धति, डॉक्टर DP शुक्ला, राष्ट्रीय समिति का गठन। ठीक है, और कब? 1972। तो इसमें से 3-4 बातें आप नोट कर लोगे तो आपको ये इसके बारे में पता चल जाएगा। नेक्स्ट है आचार्य राममूर्ति समिति 1990। तो 72 के बाद सीधा ये 90 आया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए वर्ष 1990 में आचार्य राममूर्ति समिति का गठन किया गया। तो आचार्य राममूर्ति समिति का गठन कब हुआ? 1990 में। ऑब्वियसली आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में ही किया गया होगा। ठीक है, और इसमें किसकी समीक्षा के लिए इसका गठन हुआ था? तो आचार्य राममूर्ति समिति 1990 का गठन किसकी समीक्षा के लिए किया गया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए। ठीक है, इस समिति ने नीति में कुछ संशोधन प्रस्तुत करते हुए मॉड्यूलर शिक्षा, सेमेस्टर पद्धति और कौशल विकास से संबंधित सिफारिशें दी थी। तो मॉड्यूलर ये ना, जैसे हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं कितने मॉड्यूलर होते हैं, BA में, BCom में, MCom में, तो मॉड्यूलर शिक्षा दी गई थी। सेमेस्टर पद्धति, क्योंकि आजकल DU वगैरह में सेमेस्टर सिस्टम हो गए हैं, स्कूलों में भी सेमेस्टर सिस्टम चलते हैं, तो ये, और कौशल विकास, ठीक है, जो स्किल थी ना उसकी डेवलपमेंट के लिए सिफारिशें दी गई थी। किसकी अध्यक्षता में, कौन सी समिति की अध्यक्षता में? आचार्य राममूर्ति समिति का गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में किया गया था? आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में। और कब किया गया था? 1990 में किया गया था। और किसकी समीक्षा के लिए किया गया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए किया गया था। तो इसमें से बहुत सारे 1 लाइनर क्वेश्चन बन रहे हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है गणनाम समिति 1993। ठीक है, तो 90 के बाद हुई थी 1993 में गणनाम समिति। तो वर्ष 1993 में गणनाम समिति का गठन किया गया। समिति में निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत की गई। नंबर 1, अकादमिक उत्कृष्टता को सुनिश्चित करने के लिए लचीलापन और सहायता दी जाए, कि एकेडमिक जो थी ना उसको अगर थोड़ा सा श्रेष्ठ बनाना है, उत्कृष्ट बनाना है, तो उसमें लचीलापन भी होना चाहिए और फ्रीडम भी होनी चाहिए, सहायता भी होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा ना एक रिजिड होकर काम नहीं किया जाता। लचीलापन होना चाहिए, उसमें इलास्टिसिटी होनी चाहिए कि जैसी परिस्थितियाँ हों उस हिसाब से उसको चेंज किया जा सके एकेडमिक एजुकेशन को, और साथ में उसमें फ्रीनेस भी होनी चाहिए, फ्रीडम भी होना चाहिए, सहायता होनी चाहिए। फिर था इसमें सैम विश्वविद्यालय, जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती है ना उसकी बढ़ती संख्या नियंत्रित की जाए। अब डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ क्या होती हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो उसमें वो ना बढ़ती चली जा रही हैं। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो डीम्ड होती हैं, जो ऐसी होती नहीं है, सिर्फ मान लिया जाता है कि यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, तो मतलब इसकी डिटेल हम बाद में ही पढ़ेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगी तब कंफ्यूज हो जाओगे। और उसको नियंत्रित किया जाए सबसे पहले। तो जो सैम विश्वविद्यालय हैं उसको हिंदी में सैम विश्वविद्यालय कहते हैं, इंग्लिश में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं। तो बहुत लगातार उनकी जो नंबर्स हैं ना वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, उनको कंट्रोल किया जाए। फिर है उच्चतर शिक्षा पर राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जाए। फिर शिक्षा की गुणवत्ता को विनियमित किया जाए और विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया जाए। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर रिसर्चेस को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, इंक्रीजमेंट दिया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है लिंग 2 समिति 2006।
वर्ष 2006 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लिंग 2 समिति का गठन किया। इस समिति का मुख्य कार्य क्या था? उच्चतम न्यायालयों के निर्णय के अनुसार छात्र संघ चुनाव में सुधार करना, छात्र राजनीति को बाहुबल और धन से मुक्ति दिलाना। इस समिति की सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई। ठीक है, तो किस समिति की सभी सिफारिशें कर ली गई थी? वो कर ली गई थी लिंग 2 समिति। इसका गठन कब हुआ था? 2006 में हुआ था। ठीक है, और किसने किया था इसका गठन? इसका गठन किया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। ठीक है, इस समिति का मुख्य कार्य क्या था? इस समिति का मुख्य कार्य था जो भी उच्चतम न्यायालय है ना, उसके निर्णय के अनुसार छात्र संघ का जो चुनाव होते हैं उसमें सुधार किए जाएं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में छात्र संघ के चुनाव होते हैं। ठीक है, ABVP और NSU और भी होते हैं, जैसे कि कांग्रेस हो गई, BJP हो गई, और ये भी होती हैं जो पार्टीज़ होती हैं। तो इसी तरह छात्र संघ में भी चुनाव होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। आप लोगों को पता ही होगा इसके बारे में। तो इसमें एक तो छात्र संघ चुनाव में सुधार किया जाए। दूसरी बात, जो छात्र की राजनीति में बाहुबल होता है ना, कि जिस पर ज़्यादा मतलब बल होगा, उनको बल ज़्यादा ना दिखाएं, अपना ज़्यादा रुतबा ना दिखाएं, और धन से मुक्ति। ठीक है, क्योंकि धन से मुक्ति दिलाना था। छात्र की राजनीति में ना तो बाहुबल होना चाहिए, ना ज़्यादा ऐसा धन होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो लोग गलत दिशाओं में बढ़ जाते हैं। जो पार्टीज़ में छात्र नेता वगैरह होते हैं ना, कभी कभी उनमें मारपीट हो जाती है। ठीक है, या धन का लालच देके वो गलत काम करने पे मजबूर कर दिए जाते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए, और इस समिति की सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई थी। ठीक है, क्योंकि जो राजनीति है ना वो कॉलेज टाइम से ही हो जाती है। फिर वही जो ABVP और NSU में खड़े होते हैं, वही फिर आगे चल के कांग्रेस और BJP के वो मेंबर्स बन जाते हैं। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट था कि इसमें कभी कभी छात्रों के बीच में मारपीट वगैरह हो जाती है, धन का लालच की वजह से उनको गलत कामों में जोड़ दिया जाता है। तो ये सिफारिशें बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए इनकी सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया था। और नाम क्या है इसका? लिंग 2 समिति 2006। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सैम पित्रोदा समिति 2006। तो वर्ष 2006 में भारत सरकार ने सैम पित्रोदा समिति की स्थापना की। इसे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग किसे कहा जाता है? ये है सैम पित्रोदा समिति, जिसकी स्थापना हुई थी 2006 में। ठीक है, यह क्वेश्चन भी ये पूछा जा सकता है कि सैम पित्रोदा समिति की जो स्थापना हुई थी 2006 में, उसे और उसका दूसरा नाम क्या है? तो वह राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। इस समिति की सिफारिशें क्या थी? वैश्वीकरण और नई अर्थव्यवस्था के अनुसार अनुशासिक और व्यावसायिक लोगों की मांग की पूर्ति करने के लिए पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाए। ठीक है, कि वैश्वीकरण, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और नई अर्थव्यवस्था, नई इकोनॉमी आ रही है, उसके अनुसार अनुशासनिक और व्यावसायिक लोगों की मांग की पूर्ति करने के लिए पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाए। पाठ्यक्रम ऐसे हों जो कि आगे चलकर काम आए। देश में विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना की अनुमति दी जाए। देश में दूसरे फॉरेन यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की जा सके, इसकी अनुमति प्रदान करो। 2015 तक विश्वविद्यालयों की कुल संख्या 1500 तय करना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाता है कि विश्वविद्यालयों की कुल संख्या 1500 तय करना तथा विश्वविद्यालयों पर से महाविद्यालयों की अधिकता को कम करना किस समिति में कहा गया था? सैम पित्रोदा समिति 2006 में कहा गया था। और विश्वविद्यालयों की संख्या 1500 करना, ये कब तक के लिए था? ये 2015 तक के लिए था। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से आपको 2015 पे टिक करना होगा। और क्या सिफारिश थी? इसमें कहा था कि विश्वविद्यालयों पर से महाविद्यालयों की अधिकता को कम कर दिया जाए। तो विश्वविद्यालय अलग होते हैं, महाविद्यालय अलग होते हैं। उच्च शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना ताकि शिक्षा संबंधी संसाधनों के वितरण में मानक निर्धारण और सामरिक रैंकिंग को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना था, जिससे कि शिक्षा संबंधी संसाधनों के वितरण में मानक निर्धारण हो और सामरिक रैंकिंग को भी प्राप्त किया जा सके। ये इसमें से इस पॉइंट में से इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है, वर्ष 2006 में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.7 खर्च होता था। इसे बढ़ाकर 6% कर दिया जाए। यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है कई बार कि 0.7 खर्च होता था पहले कहाँ पर? शिक्षा में सकल घरेलू उत्पाद का। ठीक है, GDP का 0.7 खर्च होता था 2006 में। इसे बढ़ाकर 6% कर दिया जाए। ये किस में कहा गया था? ये कहा गया था सैम पित्रोदा समिति 2006 में।
ठीक है। सन आपको बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि जिससे कि आपके दिमाग में फील हो जाए कि सैम पित्रोदा समिति कब बनी थी, 2006 में। तो 6% कर दिया जाए, पहली बात तो ये कही गई। और कहा गया कि उच्च शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 1.5 खर्च होना चाहिए। तो ध्यान रखो, शिक्षा पर जो नॉर्मल शिक्षा है उस पर तो 0.7 से बढ़ाकर 6% कर दिया जाए। किसका? कुल हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है, GDP है, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 6% कर दिया जाए शिक्षा पे। और उच्च शिक्षा पे जो हायर एजुकेशन होती हैं उस पर कम से कम 1.5% खर्च होना चाहिए सकल घरेलू उत्पाद का, ठीक है। और लास्ट टॉपिक था इसका उच्च शिक्षा के गिरते स्तर को, क्योंकि जो शिक्षा का स्तर है ना वो बहुत डाउन जा रहा था, गिरते स्तर को रोका जाए तथा विस्तार को बढ़ावा देने के लिए एक स्वतंत्र उच्च शिक्षा विनिमय प्राधिकरण की स्थापना की जाए, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि उच्च शिक्षा विनिमय प्राधिकरण की स्थापना की अनुशंसा किसने की थी? वो की थी सैम पित्रोदा समिति 1906 में, ठीक है। और किस लिए इस प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? जिससे कि शिक्षा के गिरते स्तर को रोका जा सके और विस्तार को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा उच्च शिक्षा के नवीकरण तथा पुनर्भवन सलाहकार समिति 2009, क्योंकि अभी और भी बहुत सारे हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात जो भी शिक्षा में परिवर्तन हुए थे उसके बारे में आज हमने इतना पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हमारा इससे रिलेटेड वो पार्ट होंगे, लेकिन नेक्स्ट हाँ ये वाला पार्ट पढ़ने के बाद हम एक और ये पूरा पार्ट पढ़ लेंगे जब, तो फिर उससे रिलेटेड मॉक टेस्ट होंगे, ठीक है। तो स्वतंत्रता के पश्चात जो भी शिक्षा नीति आयोग वगैरह बने थे सारे उनको पढ़ लेते हैं। तो एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट और बन जाएगा, जो बच्चे में वो भी करा दूँगी, फिर इससे रिलेटेड मॉक टेस्ट होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।